पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। क्यों नहीं है अनुकूल? क्योंकि ये 5 महीने, देखो आप लोग मेरे को बहुत समझदार बच्चे लग रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा देखो, ध्यान दो। 2 घंटे के लिए आपसे क्या करूँ मैं? जोड़ के प्रार्थना कर लो, नहीं मैं चल लेता हूँ। तो 2 घंटे आप लोग दे दो, आप लोग बहुत बहुत आपको आनंद आएगा। और वैसे भी मैं मनोरंजन वगैरह करते जाऊँगा, उधर भी आपका मनोरंजन बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ये सागौन जो है क्या है, ये लकड़ी तो अच्छी देता है ना, लेकिन लकड़ी इसकी कीमती है। लेकिन क्या है, ये ऑक्सीजन कम 5 महीने मतलब जो है ऑक्सीजन कम उत्पादित करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रदूषण जो जहर है उसका अवशोषण भी कम। इसलिए ये पर्यावरणीय दृष्टि से ये उतना अच्छा वृक्ष नहीं है ना। अब ये चले अपन ये रोहन देख रहे हैं, अपन रोहन है ना, वो रोहन है ना, रोहन है, घोड़ा है, इनके ये ज़्यादा कुछ दिनों तक टहले रहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बरगद, सबसे महत्वपूर्ण नीम, सबसे महत्वपूर्ण आम, सबसे महत्वपूर्ण करंज, सबसे महत्वपूर्ण जामुन, सबसे महत्वपूर्ण अर्जुन मतलब जो है कौवा होता है ना, जो नदियों किनारे, वो भी मतलब हरा रहता है। इमली भी हरी रहती है ना। ये सारे के सारे कुसुम हरा रहता है, जो अपन देख के आए, ये ज़्यादा दिन तक। तो ये क्या है, हम जहाँ पर हमारे जो रोड साइड प्लांटेशन वगैरह होते हैं ना, या गांव में जो है, इन्हीं वृक्षों को हमको लगाना चाहिए। इनका सबका पूजन करते हैं कि नहीं करते? बरगद का करते, पीपल का करते, नीम का भी करते हैं, हम तो करते हैं। अरे जब माता निकलती है क्या आप लोग जो है मतलब जो है, हम लोग प्राय जितने वृक्ष हैं उनका सबका पूजन करते हैं, क्योंकि जब हम पूजन में क्या बोलते हैं, वनस्पत्यै नमः, तो सबको नमन करते हैं, पूजन हुआ उसका, है ना। फिर हम प्राणियों को भी नमन करते हैं, तो उनका भी पूजन करते हैं, है ना। तो वृक्ष वैसे कोई बुरा नहीं होता। अब ये 6-7 महीने तो ऑक्सीजन देता ही देता है ना, है ना। चलिए, उसके बाद में ये सागौन की बात हो गई। अच्छा, सागौन में एक और खासियत होती है, इसके मोटे मोटे पत्ते होते हैं, दिख रहे हैं वो मोटे मोटे गिरे, है ना। तो ये गिरने के बाद में क्या होता है, नीचे ज़मीन को ढक लेते हैं, ज़मीन को क्या करते हैं, ढकते हैं, और ढकने के कारण पत्ते मोटे होते हैं ये पत्ते। तो इसलिए वैसे भी क्या है, जैव विविधता जानते हो आप लोग? हाँ। क्या होती है जैव विविधता? प्रजातियां और प्राणियों के बारे में बताइए। तुमने बहुत बढ़िया जवाब दिया, धीरे जवाब दिया, बहुत बढ़िया। चॉकलेट लो, तालियां बजाओ। किसी विशेष स्थान पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और वनस्पतियां, है ना। अगर वहाँ पर ज़्यादा प्रकार के जीव जंतु और वनस्पतियां पाई जाती है, तो क्या कहेंगे हम कि वहाँ की जैव विविधता बहुत अच्छी है, ठीक है ना। तो जैव विविधता कहाँ, जैसे ज़्यादा जो घने जंगल है, तो वहाँ की जैव विविधता अच्छी है। अब यहाँ पर हम निरंतर जैसे आगे बढ़ेंगे, नीचे जाएंगे, नीचे तो नहीं जाएंगे अपन इधर ऊपर, लेकिन नीचे जाएंगे तो बहुत अच्छी जैव विविधता है, भिन्न भिन्न प्रकार के पौधे मिलेंगे। आवाज़ एक हीरो, आवाज़ क्या लिख रहे हो तुम? अच्छा चल इधर भी ध्यान देना, है ना। अच्छा तो जैव विविधता जो है जहाँ पर, अच्छा अब देखिए, बाघ के बारे में अपन बात कर रहे थे ना, बाघ, मैं बोला था आपको कि बाघ के बारे में वनों में बताऊंगा। आप कहीं पर भी चले जाइए जहाँ पर बाघ रहता है, उस जंगल को देखेंगे आप, तो आपकी तबीयत मस्त हो जाएगी, हरा हरा जंगल दिखेगा, है ना। और सामान्य तौर पे होता क्या है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा शाकाहारी प्राणी रहेंगे, तो वहाँ पर क्या होगा कि टाइगर, पैंथर यानी अपने बाघ, तेंदुआ, ये सब मांसाहारी प्राणी भी रहेंगे। जहाँ ज़्यादा शाकाहारी होंगे वहाँ मांसाहारी प्राणी भी होंगे। और जहाँ पर जो बहुत सारी जो ऐसी वनस्पतियाँ हैं जहाँ की जैव विविधता अच्छी होगी, वहाँ पर शाकाहारी प्राणी ज़्यादा होंगे। तो सागौन क्या करता है मालूम है आपको? सागौन जैव विविधता वहाँ की कमज़ोर होती है। जहाँ पर सागौन, जैसे ये सागौन दिख रहा है आपको, तो सागौन ही सागौन है। तो यहाँ पर क्या है कि जैव विविधता बहुत कमज़ोर है, और यहाँ पर जो अन्य प्रजातियों के पौधे हैं वो नहीं है। इसको सागौन के पत्तों को कोई भी
मवेशी या कोई भी प्राणी नहीं, शाकाहारी प्राणी इसको नहीं खाता, है ना। तो जहाँ पर ज़्यादा सागौन रहेगा तो वहाँ पर शाकाहारी प्राणी कम रहेगा। ध्यान देंगे मेरी बात। जहाँ पर सागौन ज़्यादा रहेगा वहाँ शाकाहारी प्राणी कम रहेंगे, और जहाँ पर सागौन कम रहेगा वहाँ पर शाकाहारी प्राणी ज़्यादा होंगे। तो वहाँ पर फिर क्या होगा कि टाइगर भी होगा। अब देखिए जहाँ पर टाइगर होगा, बिल्कुल टाइगर का सीधा संबंध है। जहाँ जिस जंगल में टाइगर होगा वहाँ की जैव विविधता बहुत अच्छी होगी, बहुत घनी होगी, है ना। और जहाँ टाइगर होगा वहाँ का इकोसिस्टम, वहाँ का पारिस्थितिकी तंत्र बिल्कुल बैलेंस होगा। जैव विविधता के बारे में सरल तरीके से बताऊँगा मैं, आराम होगा। जहाँ बहता रहेगा, मतलब नदी नाले जीवित रहेंगे। वो क्यों? फिर चॉकलेट ये तो यहाँ है, मैं पीछे नहीं है, यहाँ ये इसको बोला या ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक पानी होगा। हाँ। बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ मैं। हाँ। क्यों ऐसा क्यों? पानी का तो प्रकट हो जाता पानी। और कोई? बिल्कुल नहीं। जहाँ पर बाघ होता है वहाँ का जंगल एकदम घना होता है। अभी हम गए थे रामूढाना नाम सुना है आपने? रामूढाना का जंगल इतना बेहतरीन जंगल है कि वहाँ पर अगर आप चलते जाओ, हमको मालूम है वहाँ पर टाइगर तो दिख नहीं सकता अभी दिन में, हम बच्चे सबको लेके गए थे वहाँ पर। और जंगल में हमको बाघ के पंजे मिले, एक दिन पुराने, पूरे पंजों पर सब निशान लगाया हुआ था, पंजे मिले, है ना, निशान उसके पंजे के निशान, पगमार बोलते उसके। उसके साथ साथ उसका विस्था भी मिला, मल जो करता है ना उसका विस्था भी मिला। तो क्या है कि वहाँ पर टाइगर है, आजू बाजू टाइगर था वहाँ पर, है ना। तो टाइगर जहाँ, वहाँ का जंगल इतना बढ़िया जंगल है कि मैं उसका वर्णन भी नहीं कर सकता। अब जाएंगे वहाँ पर तो ऐसा लगेगा कि कहाँ आए हम, है ना। लेकिन वहाँ पर सागौन ज़्यादा नहीं, दूसरी प्रजाति के ज़्यादा है। तो वहाँ पर हमको सांभर के भी खुर मिले, है ना, सांभर का विस्ता भी मिला, यानी शाकाहारी प्राणी भी वहाँ ज़्यादा है। रामूढाना डोकरछिला वगैरह के जंगल है ना। ऐसा क्यों होता है कि जहाँ पर टाइगर रहेगा वहाँ का इकोसिस्टम बैलेंस होगा और वहाँ पर जैव विविधता बहुत अच्छी रहेगी। क्या कारण है? पानी बहुत अच्छा रहेगा। चलो ध्यान से सुनो, ज़्यादा लंबा नहीं खींचता मैं। देखिए ये लंबा जो खींचते हैं ना अपन, तो उसमें क्या होता है आप महसूस करेंगे, आप जो हमारी मानसिकता है ना कि हमको जो देर तक, एक बार क्या हुआ था कि हम भी नहीं देख पा रहा था, लेकिन बहुत देर बाद वो जब बोले कोई नहीं बताएगा, तो मेरे को थोड़ा सा लगा कि मैंने फिर बताया कि भाई इसमें अपघटक नहीं है, डिकम्पोजर नहीं है। तो उन्होंने मेरे को बहुत मेरी प्रशंसा की थी। लेकिन उससे क्या हुआ कि मुझको मैंने वो चीज़ को मैं याद रख लिया, है ना। मैं इसलिए बता रहा कि मैंने बताया, इसलिए कि मैं उसको हमेशा के लिए मुझको याद रखा। तो इसलिए मैं पूछ रहा था आपसे कि जो बाघ है, बाघ जहाँ पर जिस जंगल में रहता है वो घना होता है ना। जलचक्र जानते हैं आप लोग? जलचक्र क्या होता है? जलचक्र मतलब जो जैसे जो जलचक्र चलता है ना ऐसा, तो समुद्र में क्या जो पानी होता है वो गर्मी से, यानी सूरज की गर्मी से भाप बनता है, ऊपर जाता है वो और संघनित होकर बादल बनता है, और बादल हवा की दिशा में चलते हैं, और जहाँ पर ठंडक होती है, जहाँ तापमान कम होता है, वहाँ पर पानी वर्षा की बूंदें बनकर नीचे गिरते हैं। ठीक है ना। अब देखिए आप नीचे गिरे वो, मान लो जहाँ पर जंगल है, घना जंगल है ना। तो घना जंगल जहाँ पर है तो वहाँ पर क्या होगा कि पानी गिरेगा तो वो पहले कहाँ गिरेगा? पत्तों पे गिरेगा, डालियों पे गिरेगा और तनों पे गिरेगा, और फिर धीरे धीरे वो जमीन पे गिरेगा। तो क्या होगा? सब पूरा का पूरा नीचे जाएगा। कहाँ जाएगा वो? वाटर, इसको क्या कहते हैं? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसके द्वारा किया जा रहा है नेचुरल रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पेड़ पौधे जहाँ घने वाले है ना, तो वहाँ नीचे चला गया पानी। अब जैसे ये पहाड़ है, ये दिख रहा है, यहाँ पर पानी नीचे गया। 4 महीने तक की बरसात होती है तो 4 महीने तक ये नीचे गया पानी, है ना। और फिर कहाँ निकलता है? ये
कि जहाँ पर नाले होते हैं कि नहीं, तो नालों से क्या बनता है, पिज्जर, क्या बोलते हैं उसको, पाझर, पिज्जर, क्या पाझर बन के वो नीचे से निकलता है वो पानी। तो वो पानी जब पझर बन के निकलता है, तो जब तक कि ये पानी सूखता नहीं है, कौन सा वाला, जो नीचे गया वाला, तो तब तक कि वो पझर भी बनती है। अगर मान लीजिए इसका उल्टा, जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं है, जहाँ पेड़ पौधे बिल्कुल नहीं है, तो वहाँ अगर पानी गिरेगा तो वो क्या करेगा, सीधा सीधा पेड़ अपने पहाड़ों से सीधा नीचे उतरेगा, ज़मीन के अंदर नहीं जाएगा, जाएगा तो आधा फीट जाएगा और सीधा सीधा नदी नालों में आएगा, और साथ साथ मिट्टी को काटेगा, वो मिट्टी को क्षरण करेगा और सीधा मिट्टी को लेकर नदी नालों में जाएगा, और कहाँ चला जाएगा, समुद्र में। नदियों को उथली करेगा, नालों को उथली करेगा, और उसके बाद में जैसे ही बरसात समाप्त होगी तो वैसे ही नदी नाले सूख जाएंगे। तो नदी नालों के जिंदा रहने के लिए, हमारे कुआं को जीवित रखने के लिए हमको ये पानी को अंदर, अब जैसे पानी को रिचार्ज करने के लिए, रिचार्ज करना, एक एक बूंद पानी की बहुत ज़्यादा महत्व है। जैसे क्या है कि जंगल में तो हम जंगल लगाकर जो इनको रिचार्ज करते हैं, इसको मिट्टी, यहाँ के जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, यहाँ का पूरा जो है पानी हम नीचे डाल देते हैं, ठीक है। गांव में क्या करते हैं, गांव में आजकल कृत्रिम रूप से हम करते हैं वैसे, लेकिन कर नहीं रहे हैं गांव में या शहरों में। तो हमारा जो घर है, तो घर की छत का पानी, पूरा पानी एक जगह नीचे ज़मीन में आता है, और पूरी जो हमारा परिसर है उसका ढाल एक तरफ बना के हम सोक टैंक बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, है ना, कृत्रिम, उसको हम डाल देते हैं। तो वो कहाँ चला जाएगा, नीचे। अब कहाँ, घर का पानी हमने घर में डाल दिया। अब गांव का पानी, समस्या, गांव का पानी कैसे डालें, तो गांव में हमको वृक्ष लगाना है, और क्या करना है कि जहाँ तहाँ अगर बंधान बनाने की आवश्यकता है जिससे पानी नीचे जाए, तो हमको पूरी व्यवस्था करनी पड़ेगी, तब जब गांव का पानी गांव में जाएगा, यानी नीचे जाएगा। खेत का पानी खेत में कैसे जाएगा, नीचे। खेत का पानी या तो हम मेड़ में वृक्ष लगाएं, और या तो फिर मेड़ या जहाँ ढलाना है वहाँ पर क्या करें, मेड़बंदी करेंगे। मेड़बंदी करेंगे तब जाके वो नीचे जाएगा। तो खेत का पानी नहीं, घर का पानी घर में, गांव का पानी और खेत का पानी और जंगल का पानी जंगल में। अब जब ऐसा होने लग जाएगा ना, तो हमको पानी की कमी बिल्कुल नहीं होगी, और जो टैंकर आते हैं हमारे यहाँ, उसकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कुओं में पानी रहेगा और हमारे बोर में भी पानी रहेगा, ठीक है ना, बोर में, ठीक। तो क्या बोल रहा था मैं आपको कि जहाँ पर टाइगर रहता है, जहाँ टाइगर रहेगा तो वहाँ घने बनेंगे, तो उसके वहाँ जनरली सामान्य तौर पे जितने नदी नाले हैं वो कहाँ से निकलते हैं, पहाड़ों से, जंगलों से, है ना। तो सारे के सारे मतलब जो है बहुत दिनों तक के उनमें पानी रहेगा, समझे ना इस बात को। तो जंगलों का होना या पेड़ पौधों का होना बहुत ज़रूरी है। कि पानी भी, अगर पेयजल भी अगर हमको मिल रहा है, देखिए हवा कहाँ से मिल रही है, प्राणवायु किससे मिल रही है हमको, पेड़ों। पानी कहाँ से मिल रहा है, वो भी जंगल से ही। जंगल है तो पानी है, नहीं तो पानी नहीं। बहुत सारे देखें गांव में मतलब 2-2 किलोमीटर से या टैंकर से पानी आता है, ठीक है ना। अच्छा, एक बोरवेल का पानी का बात, बोरवेल का रह गया कि बोरवेल अपन करते हैं तो कितने फीट में पानी निकलता है, 700 फीट, 7 फीट बोला, 700 फीट, 800 फीट, 500 फीट, 600 फीट पानी है ना। पानी वाले को दिखा देते हैं अपन, तो वो पानी, ये पानी कहाँ से आता है। देखिए आज से 30-40 साल पहले, 30-40 साल पहले ये बोरवेल नहीं हुआ करते, है ना, बोरवेल नहीं हुआ करते, तो नीचे का पानी हम निकालते ही नहीं थे। और ये पानी हज़ारों साल से धरती में, इसको क्या कहते हैं, भूगर्भीय जल जमा है ना। और जब हमने चालू किया तो हमने इस बुरी तरह चालू किया कि वो भूगर्भीय जल अब 70% रह गया। कितना रह गया, 70%। अब 70% रहेगा, वो 30% भी चला गया। तो हमको केवल और केवल जो हमारा जो रिचार्जिंग है ना पानी का, भूमि के अंदर जो हम डाल रहे हैं ना पानी को, अवशोषण करा रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा। अगर वो नहीं होगा तो भूजल, जो भूगर्भीय जल है वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं आपको कि जैसे हमारा पेट्रोल पंप होता है ना, तो पेट्रोल पंप में ज़मीन के अंदर कुछ टैंक होते हैं, है ना। तो वो टैंक में बाहर से डीजल पेट्रोल ला के डाला रहता है और फिर वो बेचते रहते हैं। अगर मान लो उस टैंकों में बाहर से डीजल पेट्रोल ला के नहीं डाला जाए तो क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा वो। इसी तरह से ये भूगर्भीय जल भी है। तो भूगर्भीय जल बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पे।
अब ये रिचार्ज कैसे होता है? ये रिचार्ज बड़ी मुश्किल से होता है, क्योंकि चट्टानों के बीच का पानी है। जो पानी धीरे धीरे नीचे जाएगा तो चट्टानों के बीच से फिर ये जाके रिचार्ज होता है ना। इन बातों को हमको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पानी अनमोल है। पानी के बिना कहीं आपका स्कूल, अगर पानी नहीं आएगा तो फिर स्कूल लगना बंद हो जाएगा, है ना, खाना बनना बंद हो जाएगा हमारा, है ना? कहाँ से पानी लाएंगे अपन, ठीक है ना। अब अपन यहाँ से चले, है ना।